उसे कहा गया एलिमेंट्री। कॉपी में अलग हेडिंग डाल लें, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉपी में अलग हेडिंग डाल लें, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन को मार्केट में और भी कई नाम से जाना जाता है। इसे कई बार कहते हैं एलिमेंट्री, इसे कई बार कहते हैं सिंपल, इसे कई बार कहते हैं सिंपल, इसे कई बार कहते हैं बेसिक, इसे कई बार कहते हैं बेसिक, और इसे कई बार कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। कई बार आप सवाल इसलिए नहीं कर पाते कि सवाल में कहीं छुपा के लिखा रहता है इन अ सिंपल रिएक्शन। तो जब आप सवाल समझते ही नहीं हो तो फिर सवाल का आंसर नहीं आता। तो याद रखिएगा, वो कई बार एलिमेंट्री बोलेगा, वो कई बार सिंपल बोलेगा, वो कई बार बेसिक बोलेगा, वो कई बार सिंगल स्टेप बोलेगा। सबका मतलब एक है। क्या मतलब है? दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन थी जो सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाती थी, बीच का कोई भी लफड़ा नहीं था। ऐसी रिएक्शन जो सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील होती थी, जिनमें कोई भी बीच का कोई स्टेप इन्वॉल्व नहीं था, लोग कहते थे अरे ये दुनिया की सबसे सिंपल रिएक्शन है, अरे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी है? लिखते चलना साथ में। यानी कि जो एक ही स्टेप में हो जाएगी उसके होने का तरीका नहीं होगा। यानी मैं कह दूं इन रिएक्शंस की कोई भी मैकेनिज्म होने वाली। दिलचस्प ये नहीं था, दिलचस्प ये था जब दुनिया के सभी एलिमेंट्री रिएक्शन को पढ़ा गया तो उन्हें एक इतना प्यारा ऑब्जर्वेशन मिला जो चौंकाने वाला था। दुनिया की सभी एलिमेंट्री रिएक्शंस को जब स्टडी किया गया और एक्सपेरिमेंट करके जब उनका रेट लॉ लिखा गया, तो बार बार जब वो रेट लॉ लिखा जाता था मेरे बच्चों, आप यकीन नहीं करिए, स्लाइड बदलूंगा, रफ कर रहा हूं, जब स्लाइड बदलू मतलब रफ चल रहा है, ठीक। आप यकीन करिए, आपके सामने एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से बना पी, मान लो, अरे मान लो, क्या है रिएक्शन? ए प्लस बी से बना पी। तो जब इस रिएक्शन का हम एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ लिखते थे मेरे बच्चों, रेट लॉ आता था आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर, हेलो, मान लो। अब एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ए प्लस टू बी से बना पी, मान लो। अगर एलिमेंट्री अब ए प्लस टू बी से बना पी है और अब मैं इसका लिखूंगा रेट लॉ, तो अब इसका रेट लॉ आने लगा आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। लोगों को चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, अरे यार, दुनिया की किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का जिसमें कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, जो सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाती है, उसका रेट लॉ लिखना सबसे आसान है। हेलो, जो स्टोइशियोमेट्री है सीधे पावर लगाइए। मगर ये हमें तब पता चला जब हमने ढेर सारी रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च किया। मैं स्टोइशियोमेट्री देख के पावर नहीं लगा रहा हूं, मैं रिसर्च करके ही पावर लगा रहा हूं। पर मुझे पता है कि रिसर्च करूंगा तो वही आएगा, तो मैं सीधे पावर लगा देता हूं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा क्या आपने रिएक्शन देख के पावर लगाया ना, रिएक्शन देख के पावर नहीं समझे। मान लो आपके सामने एक रिएक्शन है, 2a प्लस बी से बनना पी, मान लो। मैंने कहा बेटा इसका रेट लॉ बताओ, क्या बताओ? तो बोलो, क्या बोलोगे? आर बराबर के इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की। गलत, पहले पूछ तो लो सर एलिमेंट्री है कि नहीं है। अब मैंने बोला बेटा ये एलिमेंट्री है, क्या बोला मैंने? ये अब मैंने जैसे ही बोला एलिमेंट्री है तो आपने कहा सर इसका रेट लॉ होगा आर बराबर इंटू ए की पावर इंटू बी की पावर। तो मैंने आपसे पूछा बेटा, क्या पूछा मैंने? क्या तुमने स्टोइशियोमेट्री देख के पावर लगाया? ना सर, हम स्टोइशियोमेट्री देख के थोड़ी लगाते। पर मुझे पता है जब मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो यही आने वाला। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, तुम कभी बैलेंस रिएक्शन को देख के कभी पावर नहीं लगाते हो, चाहे एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। ये आप गलत कंसेप्ट मत बनाना कि हमने स्टोइशियोमेट्री देख के पावर लगा दिया ना, हम लगा रहे हैं मगर अंदर से जान रहे करूंगा तो यही आएगा। मतलब हमने उस रिसर्च को चुराया, हमने उस रिसर्च के कंक्लूजन को बनाया। हेलो, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री, तो बोर्ड पे आना, मान लो एक रिएक्शन ए प्लस से बना, और मान लो एलिमेंट्री, मान लो अगर ये एलिमेंट्री है तो क्या इसका मैं रेट लॉ लिख लूंगा? आर बराबर के इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर। वेरी नाइस, मान लो, इसको समझ लो फिर लिख लेना। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से बनना पी। अच्छा, दुनिया में कितनी रिएक्शन है? दो।
या तो मैकेनिज्म है, या तो मैकेनिज्म, या तो एलिमेंट्री है, या तो कॉम्प्लेक्स है। कल लिखाया था नाम यार, थोड़ा कॉपी भी देख लिया करो। या तो एलिमेंट्री है, तीसरा कोई केस, ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है, तीसरा कोई केस। मान लो मैंने इस रिएक्शन का लिखा रेट लॉ। क्या लिखा? और रेट लॉ मैंने आपके सामने लिखा आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। क्या इसका जो पावर है वो स्टोइशियोमेट्री के बराबर है? मैंने कहा बच्चों बताओ क्या ये एलिमेंट्री है? तो आपने कहा सर ये एलिमेंट्री है। मैंने कहा ना, ये हो भी सकता है और अगर एलिमेंट्री है तो यही हो, यही हुआ है तो एलिमेंट्री है कोई जरूरी। बच्चा पढ़ेगा तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हुआ है तो पढ़ा हो कोई जरूरी। नहीं समझे? पढ़ोगे तो सिलेक्शन, मगर हर वो बच्चा जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने पढ़ाई करी हो, वरना 719 कैसे आते? समझ पा रहे हैं क्या? मतलब ये है तो ये है, मगर कोई ये लिख के पूछे क्या ये है, तो कहना ये हो भी सकता और, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका भी ऑर्डर कई बार स्टोइशियोमेट्री के बराबर आ जाता है। संयोग है, आ गया। हेलो, तो कॉपी में कैसे लिखेगा? पहले इसको लिखो, ए प्लस बी से बना बी, रेट लॉ हो जाएगा आर इक्वल टू के, लिखते चलो बेटा, इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। और एक सवाल लिखना, एक सवाल लिखना। सवाल कुछ ऐसा था, 2a से गिव्स p और बगल में लिखा था एलिमेंट्री, और सवाल बोला था राइट रेट लॉ, सवाल बोला था राइट रेट लॉ। तो बच्चे ने चीख के चिल्ला के आंसर दिया r बराबर k इंटू ए की पावर 2। मगर यही सवाल रूप बदल के आया और उन्होंने इसी सवाल को ऐसे पूछा, इफ फॉर अ रिएक्शन, इफ फॉर अ रिएक्शन, और रिएक्शन दे रखी है 2a gives p, if for a reaction 2a gives p, rate law is r is equal to k into a की power 2, then identify, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, then identify whether it is elementary or not। तो पहचान करो ये एलिमेंट्री है कि नहीं है। तो बच्चों, अगर आपके सामने रेट लॉ लिखा है और आपसे कहता है पहचान कौन, तो आप कहना ये हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी एलिमेंट्री। इसके लिए हमें और जानकारी चाहिए जो मैं अभी कुछ देर में बताने वाला हूं। लेकिन कंसेप्ट ये मत बना लेना कि अगर कभी स्टोइशियोमेट्री के बराबर ऑर्डर आ जाए तो एलिमेंट्री होगा, ऐसा मत कहना। हाँ एलिमेंट्री है तो यही होगा, पक्की बात। हेलो, मगर ये कभी हो जाए तो ये मत कहना कि वो एलिमेंट्री ही है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, पॉइंट एक के नीचे एक के नीचे लिखते चलना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, बोलूं रेट लॉ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, एनसेट एग्जाम्पलर का भयंकर कंफ्यूजिंग लाइन है। रेट लॉ कभी भी, रेट लॉ कभी भी, रेट लॉ कभी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर नहीं लिखते। रेट लॉ कभी भी, मैसेज वाली इंग्लिश में, रेट लॉ कभी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर नहीं लिखते। समझे मैंने क्या बोला? रेट लॉ कभी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर, हम बैलेंस इक्वेशन देख के थोड़ी लिख रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके लिख रहे हैं, पर हमें पता है लिखेंगे तो वही आएगा, लेकिन हम देख के नहीं लिख रहे हैं, याद रखना। यू कैन नेवर राइट रेट लॉ जस्ट बाय लुकिंग द रिएक्शन वेदर इट इज एलिमेंट्री और इट इज कॉम्प्लेक्स। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि हम देख के लिख रहे हैं, हम देख के थोड़ी लिख रहे हैं। भाई कोई दोस्त पूछे तेरे 650 कैसे, बस आ गए, बताना नहीं है सीक्रेट, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो एलिमेंट्री है तो वही होगा, लेकिन यू आर नॉट राइटिंग जस्ट बाय लुकिंग एट अ बैलेंस इक्वेशन। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखना उसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना उसी में, बोलूं? अच्छा मान लो अगर कोई एलिमेंट्री है, क्या है, तो जब भी मैं उसका रेट लॉ लिखूंगा,
जब भी उसका मैं रेट लो, उसका ऑर्डर हमेशा स्टोइशियोमेट्री के बराबर। बोलो ना यार, कंफर्म? एक लाइन कह दूं क्या? एक लाइन कह दूं क्या? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का, किसी भी एलिमेंट्री जो समेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, for any elementary reaction, summation of, for any elementary reaction, summation of stoichiometric coefficient, summation of stoichiometric coefficient will be, summation of stoichiometric coefficient will be equal to, will be equal to order of reaction, will be equal to order of reaction। क्या ये लाइन सबको समझ में आई? जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का समेशन हो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हो। अब जरा बोर्ड पे आना, आ जाओ। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो समेशन होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, इसका यह मतलब है कि एलिमेंट्री कभी जीरो ऑर्डर नहीं होगा। जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का समेशन है वही एलिमेंट्री का ऑर्डर हो, यानी एलिमेंट्री का ऑर्डर जीरो कभी, क्योंकि दो नंबर को जोड़ने से तुम्हें कभी जीरो। क्यों सर माइनस जोड़ूंगा जीरो? अरे लाला स्टोइशियोमेट्री माइनस होगा, मतलब आप ऐसे लिखते हो ए ए माइनस बी बी गिव्स पी पी, ऐसे लिखते हो क्या? अरे यार स्टोइशियोमेट्री कभी नेगेटिव होने वाला, यानी दोनों नंबर पॉजिटिव हो और दो पॉजिटिव को जोड़ने से कभी जीरो मिलने वाला, यानी मैं कह दूं दुनिया की कोई भी जीरो ऑर्डर एलिमेंट्री नहीं है। अच्छा अच्छा, दो जीरो को जोड़ेंगे, जीरो ए प्लस जीरो बी गिव जीरो बी। नहीं समझे? हाँ, आप पूरा मैथ सोच रहे हो, भूल जाते हो कि मैथ में केमिस्ट्री भी छुपी है। बच्चे ने कहा जीरो प्लस जीरो, यस इट कैन, बट दिस इज नॉट प्योर मैथ। दो स्टोइशियोमेट्री को जोड़ना है और स्टोइशियोमेट्री को जोड़ने से कभी जीरो मिलने वाला चलेगा, हाफ चलेगा, वन चलेगा। अरे सुनो ना, अगर कभी कोई रिएक्शन में कह दूं जीरो ऑर्डर है, मान लो मेरे पास से रिएक्शन ऐसे बना भी, मान लो सर ने कहा इसका ऑर्डर है जीरो, मान लो। एक मिनट, ऑर्डर समझते हो? वो पावर है, प्रोपोर्शनलिटी पावर है, वो एक्सपेरिमेंटल है, वो मेरे मन में आया, सपने में आया, किसी ने बताया, एक्सपेरिमेंट करके लगाया। क्या इसका ऑर्डर जीरो है? क्यों है? क्योंकि वो है। अगर वो जीरो है तो पक्का वो एलिमेंट्री नहीं है, और अगर वो एलिमेंट्री नहीं तो पक्का वो कॉम्प्लेक्स है, और अगर वो कॉम्प्लेक्स है पक्का उसकी मैकेनिज्म है, यानी दुनिया की हर जीरो ऑर्डर की मैकेनिज्म है। नहीं समझे? क्या मैं कह दूं एक लाइन? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। बोलू क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री। जीरो ऑर्डर कभी एलिमेंट्री होने वाला नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी, फिर साइड में बादल बना के लिखना, हर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, हर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी, हर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी। बच्चों अभी मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बोलूंगा, कुछ देर के लिए मान लेना, जैसे मैं इस क्लास के आखिरी मोमेंट पे आऊंगा वो फैक्ट भी समझा दूंगा, ठीक? जैसे जीरो ऑर्डर कभी एलिमेंट्री नहीं हो सकती, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शनल ऑर्डर भी कभी एलिमेंट्री नहीं हो सकता। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैक्शनल ऑर्डर, fractional order can never be elementary, fractional order can never be elementary, fractional order can never be। कुछ देर के लिए मान लो ना, समझा दूंगा, अभी क्लास के आखिरी मोमेंट में चलेगा। सर ने क्या बोला? दुनिया में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, या तो मैकेनिज्म होती है या तो मैकेनिज्म नहीं होती है। जब मैकेनिज्म नहीं होती है वही एलिमेंट्री के नाम से जानी, पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, जब मैकेनिज्म नहीं होती है वही एलिमेंट्री, और जब मैकेनिज्म होती है वही।
अगर ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है, तीसरा कोई केस। सर ने कहा अगर वो एलिमेंट्री है तो तुम जब उसका रेट लॉ लिखो, उसका जो पावर आए वो हमेशा स्टोइचियोमेट्री के बराबर आए, जो कभी जीरो होने वाला, जो कभी फ्रैक्शन होने वाला। यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। क्या बोला सर ने? जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। बोलो ना यार। Order can be zero, order can be positive, order can be fraction, order can be negative with respect to something, but overall cannot be negative. यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो, एलिमेंट्री का कुछ भी नहीं हो सकता है। यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो, मगर एलिमेंट्री का कुछ भी नहीं हो। ऑर्डर जीरो हो सकता है, यस, पॉजिटिव हो सकता है, यस, फ्रैक्शनल हो सकता है, यस, किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, यस। अरे बोलो ना। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन एलिमेंट्री है तो जीरो, फ्रैक्शन, अच्छा नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है क्या? -2a प्लस b गिव्स 3b, ऐसा होता है क्या? 3b यार, स्टोइचियोमेट्री कैन नेवर बी नेगेटिव यार। तो क्या मैं कह दूं कि दुनिया में किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो केवल केवल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होगा? पक्का? एक लाइन सुनना, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर कोई, तो उसका जो ऑर्डर हो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज हो। यानी मैं कह दूं अगर एक रिएक्शन ए से बना बी, इसका ऑर्डर आया 1, तो ये एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री है तो यही हो, लेकिन अगर ये हो रहा है किसी रिएक्शन के लिए तो क्या पता वो कॉम्प्लेक्स हो, क्या पता नहीं चलेगा। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, लॉजिकल बातें करूंगा, सुनते चलिएगा। फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर will be only, order will be only positive integral values, order will be only, order will be only positive integral values, order will be only positive integral। मेरी भाषा में लिख लेना, यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मगर मगर एलिमेंट्री का कुछ भी नहीं हो सकता है। यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मगर एलिमेंट्री का कुछ भी नहीं हो। अब एलिमेंट्री का क्या होगा? सर ने बगल लिखाया है, एलिमेंट्री का केवल केवल, बोलो डन। मेरे प्यारे बच्चों, एलिमेंट्री देख के ऑर्डर पूछे तो बताना, एलिमेंट्री देख के ऑर्डर लिख के एलिमेंट्री है कि नहीं है पूछे तो मत बताना। हेलो, वही वाली बात है, बच्चा पढ़ेगा तो सिलेक्शन होगा। कॉलेज में बच्चा पहुंचा है तो देख के ये मत कह देना तूने पढ़ाई करी होगी, क्या पता हाईवे की जमीन हो। यस और नो? समझ पा रहे हैं क्या? प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है, जरा बोर्ड पे आइएगा। अरे समझ पा रहे हो ना यार? रिलेट कर लेते आप लोग, है ना? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एलिमेंट्री है, अगर कोई एलिमेंट्री, तो उसका ऑर्डर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होगा। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन ऐसे बना भी, मान लो ये है एलिमेंट्री, मान लो ना यार, यहां लिख देता हूं ए से बना भी, डन। क्या इसका ऑर्डर जीरो हो सकता है? एक बार, वो जून के महीने में है ना, क्या इसका ऑर्डर जीरो हो सकता है? क्या इसका ऑर्डर हाफ हो सकता है? माइनस हो सकता है? क्या इसका ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है? नो सर, यूं तो ऑर्डर केवल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही होगा, मगर जो होगा उसमें भी केवल या तो ये होगा या तो ये होगा। आगे चल के मैं कॉलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा, ये और ये होना ना के बराबर होगा। दुनिया में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं मिलती है जिसका ऑर्डर 4-5 हो। ऑर्डर 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 यही खेलती है। 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर्स आर वेरी वेरी रेयर इवेंट। ऐसा क्यों होता है मैं समझाऊंगा, अभी लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अभी लिखे रहना। ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर कैन बी, बादल बना के लिखना, ऑर्डर कैन बी 1, 2,
3 और हायर ऑर्डर, 3 और हायर ऑर्डर इज वेरी रेयर। मेरे बच्चे, मैंने रेयर बोला है, मैंने इम्पॉसिबल नहीं बोला है। ऑर्डर 1 2 3 और हायर ऑर्डर इज वेरी रेयर। मतलब आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, एक जनरल नॉलेज बता रहा हूं कि हाँ ऑर्डर पॉजिटिव होगा, मगर पॉजिटिव में भी 1 होता है, 2 ही होता है, 3 से ज्यादा होना ना के बराबर होता है। कहीं दूर आपको एक रिएक्शन कोई मिल जाए थर्ड ऑर्डर की। सर ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा कॉलिजन थ्योरी में। कहां समझाऊंगा? तो लिख लेना रीजन इन कॉलिजन थ्योरी। अभी रीजन नहीं सुनना है, अभी दिमाग में रखना है। लिख लेना रीजन कॉलिजन थ्योरी, रीजन कॉलिजन थ्योरी। चलेगा? आओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सर ने कहा कि दुनिया में 2 प्रकार की रिएक्शन होगी, या तो होगी एलिमेंट्री या तो होगी। अगर कोई एलिमेंट्री है, पूरी क्लास, अगर कोई, मैं सवाल पूछूंगा, अगर कोई, पूरी क्लास अगर कोई, तो क्या उसका रेट लॉ लिखा जाएगा? क्या रिएक्शन देख के लिख दोगे? नहीं, हम तो लिख देंगे। कोई पूछे कैसे लिखा, बोलना रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके। रिएक्शन देख के लिखा, इसका मतलब ये है कई बार सवाल पूछेगा एलिमेंट्री देख के, वेदर यू राइट दिस रेट लॉ फ्रॉम बैलेंस, आप कहोगे यस, कहना ना, चलेगा। बैलेंस इक्वेशन से कभी भी रेट लॉ लिखता नहीं, वो तो हम उस रिसर्च का यूज कर रहे हैं कि लिखोगे तो वही आएगा। यू तो ऑर्डर कुछ भी हो, मगर एलिमेंट्री का कुछ भी होने वाला, जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। यानी दुनिया की कोई भी रिएक्शन अगर वो जीरो ऑर्डर की है, पक्का उसकी मैकेनिज्म है। बोलो ना यार, क्योंकि अगर वो जीरो है तो एलिमेंट्री नहीं है, एलिमेंट्री नहीं तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो बोलो ना यार। इन द सेम वे अगर वो फ्रैक्शनल ऑर्डर है तो पक्का उसकी भी, हेलो, 1 ऑर्डर की मैकेनिज्म हो भी सकती है और नहीं, 2 ऑर्डर की मैकेनिज्म हो भी सकती है और नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट्री हो भी सकता है और, मगर ये तो पक्का एलिमेंट्री नहीं है, ये तो पक्का एलिमेंट्री नहीं। एलिमेंट्री नहीं तो कौन है? कॉपी में लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉपी में लिखेगा नेक्स्ट हेडिंग, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहते हैं जटिल, कठिन, हाँ या ना? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनके होने का तरीका है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनके होने का तरीका है। आपको जो कॉम्प्लेक्स लगती है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जिसके होने का एक तरीका है, जिसकी मैकेनिज्म है, उसे क्या बोला इन लोगों ने? कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, नोन एज मल्टी स्टेप रिएक्शन। मार्केट में से हम मल्टी स्टेप के नाम से भी जानते हैं, नोन एज मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्या इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म होगी? यस सर। तो लिख लेना मैकेनिज्म इन्वॉल्व, लिख लेना मैकेनिज्म इन्वॉल्व। अच्छा, अगर मैकेनिज्म होगी तो होने का तरीका होगा। क्या बोला सर ने? अगर तो होने का, यहां रफ कर रहा हूं, यहां कोई लिखेगा नहीं, ठीक, इसको लास्ट में लिखेंगे। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना डी, अरे मान लो ये है कॉम्प्लेक्स, मान लो। क्यों है ये कॉम्प्लेक्स? क्योंकि वो है, क्योंकि वो क्या है ये? अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका मैकेनिज्म हो, इसका होने का तरीका हो। मान लो किसी साइंटिस्ट ने बताई इसकी मैकेनिज्म, मान लो साइंटिस्ट ने कहा पहले ए से बना बी, क्या बोला सर ने? फिर बी से बना सी, फिर सी से बना, यानी क्या ए से डी सीधे बना? ए से बना बी, बी से बना सी से बना डी। रिएक्टेंट कौन है? प्रोडक्ट कौन है? तो बी और सी कौन है? ये ऐसे सब्सटेंस है जो रिएक्शन के जीवन में आए और आके चले गए, मगर रिएक्शन में कभी नजर नहीं। जो बीच में कहीं नजर आए, रिएक्शन में नजर नहीं आए। हेलो, जो मैकेनिज्म में नजर मगर रिएक्शन में नजर, वो इंटरमीडिएट के नाम से जाने। क्या मैं कह दूं दुनिया की हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट होगा? कौन होगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इन सच रिएक्शंस, in such reactions, in such reactions intermediate are involved, in such reactions intermediate are involved। इंटरमीडिएट कौन है? जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा वो अलग है, यहां लिखिएगा, जो मेन रिएक्शन में, जो मेन रिएक्शन में नहीं है,
जो मेन रिएक्शन में नहीं है मगर मैकेनिज्म में है। जो मेन रिएक्शन में नहीं है मगर मैकेनिज्म में है, उन्हें हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। बोलो डन। आओ जरा फिर से बोर्ड पे, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन ए से बना डी, मान लो ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स, तो क्या इसकी मैकेनिज्म है, क्या इसका होने का तरीका है? स्टेप नंबर 1, ए से बना। अच्छा एक मिनट, ए से क्या बना? ए से भी सीधे बना कि बीच में कुछ और बना? ए से बी बना, बीच में कुछ और बना जो आपने बताया नहीं। ए से क्या बना? मतलब रिएक्टेंट से सीधे क्या बना? पक्का ना? क्या मैं कह दूं किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म का हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होता है? क्योंकि उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। पक्का? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म is, each step of mechanism is an elementary reaction, is an elementary reaction in itself. वो अपने आप में एक elementary reaction है। is an elementary reaction in it। यहां तक क्लियर है? फिर से बोर्ड पे आना। मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मान लो इसकी मैकेनिज्म है, मान लो हर स्टेप अपने आप एलिमेंट्री है, मान लो। एलिमेंट्री का रेट लिखना आसान है? क्या बात कर रहे हो? क्या मैं कह दूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म के हर स्टेप का रेट लॉ लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? व्हाट इज दिस रेट लॉ? 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 क्या मुझे रेट लॉ से आर मिलता है? आर ओ आर रिएक्शन की रफ। बोलो ना यार, आर ओ आर। क्या ये रिएक्शन अलग है? ये भी, ये भी। रिएक्शन होगी अलग तो के होगा अलग। के कितने फैक्टर डिपेंड करता है? रिएक्शन, टेम्परेचर, सांस लेने का मौका इन दोनों का सुनते चलिएगा। कितने फैक्टर हैं? 3। रिएक्शन, क्या रिएक्शन के बदलने से के बदलेगा? क्या रिएक्शन के बदलने से के बदलेगा? के बदलेगा तो आर बोले तो आर ओ, यानी रिएक्शन होगी अलग तो के होगा अलग, तो के होगा अलग तो रफ्तार होगा अलग, रफ्तार होगा अलग तो किसी की होगी ज्यादा तो किसी की होगी कम। क्या? अरे बोलो ना यार, कह दूं क्या? मैकेनिज्म की हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप होगा, हर स्टेप का अपना रफ्तार होगा, किसी का ज्यादा किसी का, तो किसी का सबसे कम होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम, किसी का स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट। क्या बोला सर ने? इंग्लिश तो पढ़ा होगा ना यार। स्लो, स्लोवर, जिसकी रफ्तार सबसे कम होगी। सुनिएगा, जिसकी रफ्तार सबसे, मान लो ये जो बीच वाला स्टेप है, मान लो इसकी रफ्तार है सबसे कम, मान लो यानी यही स्लोवेस्ट स्टेप है, मान लो यानी इसका रेट कांस्टेंट होगा सबसे कम, मान लो जिसका के सबसे कम उसका आर ओ आर सबसे कम, उसका रफ्तार सबसे कम, क्या वही स्लोवेस्ट होगा? जो उस मैकेनिज्म में सबसे स्लोवेस्ट होगा उसे माना जाएगा आर डी एस। बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलेगा? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये लिख लिया था? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। मैकेनिज्म इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन इटसेल्फ। उसके बाद लिखना बादल बना के, मैकेनिज्म के हर स्टेप का, बादल बना के मैकेनिज्म के हर स्टेप का, मैकेनिज्म के हर स्टेप का रेट लॉ लिखा जा सकता है। मैकेनिज्म के हर स्टेप का रेट लॉ लिखा जा सकता है। मैकेनिज्म के हर स्टेप का रेट लॉ लिखा जा, मगर वो मेन रिएक्शन का रेट लॉ नहीं होगा, मगर वो मेन रिएक्शन का रेट लॉ नहीं होगा। आओ समझाता हूं। मान लो आपने लिखा इसका रेट लॉ, क्या लिखा? आर बराबर के इंटू ए की पावर, एलिमेंट्री है ना यार, स्टोइचियोमेट्री दे के बताओ ना। आर बराबर के इंटू, बोलो
आर बराबर मैकेनिज्म के हर स्टेप का रेट लॉ लिखा जाए, मगर वो मेन रिएक्शन का रेट लॉ नहीं कहलाए। मेन रिएक्शन तो ये है ना, ये तो मैकेनिज्म है ना। मैकेनिज्म किसी साइंटिस्ट ने बताई है ना, क्या पता साइंटिस्ट सो के उठाओ, क्या पता गलत हो, ये सही हो कोई जरूरी, मगर ये तो सही है। हर स्टेप का रेट लॉ हो, मगर वो मेन रिएक्शन का रेट लॉ होगा ऐसा नहीं। बोलो डन। मेन रिएक्शन का रेट लॉ क्या बोला सर ने? हमेशा आरडीएस से ही लिखा। आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी एक ऐसा स्टेप जो पूरी रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करता है। हेलो, कारण यह है सर जो सबसे धीमा होता है वही रफ्तार को कंट्रोल क्यों करता है, जो सबसे तेज होता है वो रफ्तार को कंट्रोल क्यों नहीं करता? हमारे कॉमन सेंस तो कहते हैं कि जो सबसे तेज होगा सर वो भी कंट्रोल कर सकता है। अरे बोलो ना, why should the slowest step will be the RDS step? Why should, जिसकी रफ्तार सबसे कम है वही RDS होगा भाई। सो इसे एक दो एग्जांपल समझते हैं। मान लो अपनी एक कार की फैक्ट्री है। सर इतनी फैक्ट्री नहीं संभाल पाएंगे। अरे मान लो यार, अमोनिया के साथ कार की फैक्ट्री, अमोनिया बहुत पैसे कमाए आपने है ना, तो आपने बोला कार की फैक्ट्री भी खोल ले। यार अब डॉक्टर है, साइड बिजनेस आपके बहुत है ना। अब आपने कार की फैक्ट्री, आप भी खोल लो बेटा कार की फैक्ट्री है ना। अब आपने कार की फैक्ट्री खोल ली, मान लो क्या हो गया, सब ठीक है। अब आपने कार की फैक्ट्री खोल ली मान लो, अब कार की फैक्ट्री में क्या बनाओगे? कार ही बनाओगे है ना। अब कार की फैक्ट्री में कार बना रहे हो, बच्चे सोच के जवाब दे रहे हैं। खैर आइए, अब आप बनाते हैं कार, क्या बनाते हैं? मान लीजिए अब कार की फैक्ट्री में आप कार बना रहे हो, ठीक है। फरारी बनाओगे कि सरकारी? तो मान लीजिए आपकी कार है फरारी है ना, मान लीजिए बोर्ड आइए, मान लीजिए आपकी कार है मान लो। अब आप कार बनाते हो, अरे पहली पूछ रहा हूँ ठीक, आपको एक कार बनाने में लगते हैं 100 घंटे मान लो। एक कार कितने घंटे बन के तैयार? 100। आजकल एआई का जमाना है, आपने भी हाई फाई कार की फैक्ट्री बनाई थी, सारे के सारे स्टेप रोबोटिक्स वाले थे, मतलब सब में रोबोट थे, रोबोट आता था, गेट लगाता था, टायर सब सब करता था मान लो। बस 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 एक स्टेप ऐसा था बेटा, आपकी भी कार की फैक्ट्री है ना, मान लीजिए एक स्टेप ऐसा था, एक स्टेप ऐसा था, वो था 50वां स्टेप मान लो। अब जो 50वां स्टेप है उसमें आपने एक बंदे को रख रखा था काम पे मान लीजिए, उसका क्या काम रहता था कि वो रोज काम करता था, उसका काम क्या ले ले, टायर लगाने काम उसका मान लो। रोबोट नहीं लगा, रोबोट करे हट ये काम नहीं करेंगे हम मान लो यार, है ना, ईगो पे आ रहा था उनके रोबोट्स के। खैर, तो मान लीजिए हमने एक बंदा रखा और वो टायर लगाने काम कर रहा है और उसका काम आता है 50वें स्टेप पे। किस स्टेप पे? अच्छा अच्छा अच्छा, एक कार को बनने में कितने घंटे? 100। और मान लेते हैं एक स्टेप हुआ 1 घंटे का, तो कुल कितने घंटे लगे कार बनाने में? 100 घंटे में एक कार बन के तैयार होती है, एक स्टेप में 1 घंटे लगते हैं, तो कुल कितने घंटे लग रहे हैं? 100। तो कुल कितने स्टेप? वेरी गुड बेटा। अब आदमी जो है वो काम कहाँ कर रहा है? 50। तो उसको भी अपना काम 1 घंटे में ही करना है, तभी तो कार 100 घंटे बन के तैयार होगी। वो रोज अपना काम 1 घंटे में कर देता था, लेकिन आज भाई की तबीयत खराब थी, इंसान है यार है ना। हेलो, कुछ नहीं बेटा, सर्दी जुकाम बुखार है ना, अब उसको है बुखार मान लो, तो वो कहा कि मैं जो रोज काम 1 घंटे में करता था आज मैं अपना काम करूंगा 2 घंटे में मान लो। अब बताओ, जब उसने अपना काम 2 घंटे में किया तो वो कार जो 100 घंटे बन के तैयार होती थी वो 100 घंटे बन के तैयार होगी कि 101 में? यानी पूरी कार के बनने की रफ्तार को क्या सबसे स्लोवेस्ट स्टेप ने कंट्रोल कर दिया? अब क्लास में एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है अगर तबीयत खराब होने से अपना काम 2 घंटे में कर सकता है तो क्या पता आज ग्लूकोन डी खा के आया हूं। यस, तो क्या पता सर वो अपना काम आधे घंटे में कर दे। अब बताओ, तो सर हमारी कार जो 100 आवर बन के तैयार होती थी वो 99.5 आवर से बन के तैयार हो जाएगी। यस, मैंने कहा नहीं होगी। बोले क्यों सर? इसे कैसे समझते हैं कि मान लीजिए आपकी पहली क्लास कब छूटती है? 8:40 पे। चलो एक एक घंटे क्लास बना लेते हैं ना, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 8, तुम जल्दी फिर हो जाएगा है ना। खैर, बच्चे खुश हो रहे यार, ऐसा जीवन कब आएगा। मैंने कब बोला था डॉक्टर बनना है? कैंसिल करिए। हाँ, मतलब इंसान आसानी से सब कुछ पाना चाहता है, ये तो है ही नहीं ना रूल। आपको तो दुख बनाना चाहिए सर, 10 घंटे क्लास होनी चाहिए। हाँ आइए, अब टॉपिक 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 इमेजिन करते हैं, आइए ना, इमेजिन करते हैं कि आपकी पहली क्लास 7 से 8 होती है और दूसरी क्लास 8 से 9 होती है, तीसरी 9 से 10 एंड चौथी 10 से, ठीक है भाई। अब पहली क्लास आपकी आज छुट्टी 7 से 8 होनी थी, 8:30 बजे छुट्टी। कब छुट्टी? जब तक पहली क्लास नहीं छूटेगी क्या अगली क्लास शुरू हो पाएगी?
अच्छा रूल है, सबको अपना 1-1 घंटा पढ़ाना है, सबको अपना 1-1 घंटा। तो अगर पहली क्लास 1.5 घंटे हो गई तो क्या सबके सब डिले होंगे? बोलो ना। द स्लोवेस्ट स्टेप विल कंट्रोल द होल रेट बोल हाँ या ना। लेकिन मान लो आज वो पहली क्लास 8 बजे की बजाय 7:50 पे छूट गई, तो क्या अगली क्लास 7:50 पे शुरू हो जाए, कोई गारंटी है? किसी के धीरे होने से सब धीरे होंगे इसकी गारंटी है, किसी के धीरे होने से सब धीरे होंगे इसकी, किसी के तेज होने सब तेज हो जाए इसकी कोई गारंटी? ये वही वाली बात है मेरे बच्चे, नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी है। नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो ही जाए कोई जरूरी है। समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे यार, फैक्ट बातें कर रहा हूं मैं आपसे। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ये पक्की बात है, मगर पढ़ोगे तो इसे हिट एंड ट्रायल, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या बच्चे? अरे हेलो, एक बच्चा कह रहा है डिमोटिवेट हो रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं यार, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। हाँ खैर सुनिएगा, तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी है ना। हाँ सिलेक्शन कैसे होगा उस पर भी आएंगे, फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका एक स्टेप तेज हो जाए तो सब तेज हो जाए कोई जरूरी। रोबोट वाले स्टेप थे, बोले हम अभी हमारा टाइमर नहीं आया, नहीं काम करेंगे, जाओ। क्यों तुम ग्लूकोज दिखा के आए थे पहले, मेरा टाइम जब आएगा तभी स्टार्ट करूंगा, हाँ या ना? किसी के जल्दी होने सब जल्दी हो जाए कोई जरूरी नहीं है, मगर किसी के धीरे होने सब धीरे होंगे इसकी गारंटी है। दैट्स व्हाई द स्लोवेस्ट स्टेप विल बी नोन एज द आरडीएस स्टेप। जो सबसे धीमा स्टेप होगा वही आरडीएस होगा, सबसे फास्ट वाला आरडीएस होने वाला आरडीएस, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी ये वो स्टेप है जो पूरी रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करेगा, और जो पूरी रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करेगा वही तो रेट लॉ बताएगा। रेट लॉ यानी आर ओ, यानी रिएक्शन की रफ्तार, तो जो कंट्रोल करेगा उससे ही तो लिखोगे। तो क्या कह दूं मैं मेरे बच्चों, जो मेन रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शन है, इसका जब रेट लॉ लिखेंगे तो इससे लिखेंगे, इससे लिखेंगे, इससे लिखेंगे, किससे? बोलो डन। क्या मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख दूं? लिख दूं क्या? मैं किस रिएक्शन का रेट लॉ लिख रहा हूं? मैं ऐसा बोलो, मेन रिएक्शन का, बोलो क्या लिख रहा हूं? आसमान को देख के कि स्लोवेस्ट स्टेप को? तो लिख रहा हूं मैं रेट लॉ आर बराबर के इंटू बी की पावर पर। कुछ अजीब लगा क्या? अजीब नहीं लगा आपको? अच्छा अच्छा, अजीब लग रहा है बेटा? क्या अजीब लग रहा है? अभी अजीब लगेगा, रुको रुको रुको। आपकी अमोनिया की फैक्ट्री थी क्या? तो अमोनिया की फैक्ट्री है N2 + 3H2 से बना 2NH3। मैंने लिखा इसका रेट लॉ R बराबर K इंटू N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर 1। क्या सबको फील आ रहा है? इसका मतलब ये, इसको दोगुना करूंगा दोगुना होगा, दोगुना करूंगा दोगुना होगा, है ना? मैंने आपके सामने लिखा रेट लॉ, क्या लिखा? और यहां लिख रहा हूं R बराबर, क्या लिख रहा हूं मैं? R बराबर K इंटू H2SO4। अब कैसा लग रहा है? क्यों अजीब क्यों लगा? अब H2SO4 कहां से आया? अरे H2SO4, तो जब यहां आपको अजीब लग सकता है लाला, तो एक बार मुझे बताओ, जब ये लिखूंगा तो आपको अजीब नहीं लग रहा है? क्या कहना चाहिए सर? ए था समझ में आता, डी होता, सर ये बी कहां से आया? यानी जब हम मेन रिएक्शन का रेट लॉ लिखें तो आरडीएस से ही लिखें, मगर उसमें भी एक शर्त होनी कि रेट लॉ में कभी इंटरमीडिएट हमें नजर नहीं आना, क्योंकि वो तो रिएक्शन के दौरान आया और आके चला गया। जो रिएक्शन में कभी नजर नहीं आया वो रेट लॉ में कैसे नजर आएगा? बोलो डन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। रेट लॉ, रेट लॉ फॉर द मेन रिएक्शन will be written, rate law for the main reaction will be written using RDS step. Rate law for the main reaction will be written using RDS step. Using RDS step. But the condition is, कोई इंटरमीडिएट, but the condition is कोई इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। but the condition is कोई इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। कहीं साइड में लिख लेना,
हाउ टू आइडेंटिफाई आरडीएस। आरडीएस को कैसे पहचाने? आरडीएस को पहचानने के कई तरीके हैं। आरडीएस को पहचानने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि सवाल में सीधे सीधे भाषा में लिखा होगा स्लोवेस्ट। तो सवाल में लिखा मिलेगा स्लोवेस्ट, समझ जाना यही है, समझ जाना। कई बार वो स्लोवेस्ट नहीं लिखता है, कई बार वो के देगा। तो जिसका के सबसे कम होगा, जिसका के सबसे, वही आरडीएस होगा। जिसका के सबसे कम होगा वही आरडीएस होगा। मैं 12वीं के बच्चों से बातें तो नहीं कर रहा हूं। तो आप लोगों ने कॉलिजन थ्योरी का नाम सुना होगा। तो कॉलिजन थ्योरी से कुछ ग्राफ बनाते हैं, अभी लिखवा देता हूं ताकि नोट्स पढ़ने में बना रहे, समझाऊंगा उसको बाद में, ठीक। आपको अगर कभी आरडीएस पहचानना है तो आरडीएस पहचानने का एक और तरीका होता है। ऐसे आपके सामने कुछ ग्राफ बनते हैं और इस ग्राफ में ये जो पीक है इसे बोलता हूं मैं ब्रेकर। क्या बोलूंगा? मतलब गाड़ी चला रहे हो, मान लो अब गाड़ी चलाए साहब, सामने ब्रेकर आ गया, मान लो। अच्छा, एक तो छोटा सा ब्रेकर, एक लाइन बनी थी ऐसी ब्रेकर, ये एक लाइन पतली सी लाइन धागा जैसी, मान लो। तो आप गाड़ी की स्पीड कम करोगे, मतलब ब्रेकर होगा छोटा, है एग्जैक्टली, और तेज कर देंगे, है ना। तो ब्रेकर होगा छोटा तो आपकी रफ्तार कम होने वाली, लेकिन ब्रेकर आपकी गाड़ी से बड़ा है, आप क्या करोगे? है? गाड़ी रोक देंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि ब्रेकर ब्रेकर होगा बड़ा, क्या बोला सर ने? तो आपकी रफ्तार हो जाएगी कम। अब ब्रेकर कंसेप्ट क्या अपन कॉलिजन थ्योरी में समझेंगे, अभी दिमाग में सेट कर लो। जब भी कभी पहचानेंगे आरडीएस, क्या पहचानेंगे? या तो प्रश्न बोलेगा स्लोवेस्ट, या तो देगा के, जिसका के होगा सबसे, वही होगा आरडी। अब ऐसे बोलूंगा जिसका ब्रेकर होगा सबसे बड़ा वही होगा आरडीएस, चलेगा? तो डायग्राम बना लो, फिर लिख लेना जिसका ब्रेकर सबसे बड़ा। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा, लास्ट में लिखे रहना बस। ब्रेकर बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। जिसका ब्रेकर सबसे बड़ा वही होगा आरडीएस। तो आरडीएस पहचानने के हमारे सामने तीन तरीके होंगे, कभी सवाल खुद बोलेगा, कभी के बोलेगा, कभी ग्राफ बना के देगा, ठीक है। बेहतरीन सवाल बनते हैं जब ग्राफ में आता है। आपको सबसे पहले आरडीएस पहचानना पड़ेगा और आरडीएस से ही मेन रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा, मगर एक शर्त है, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं, बढ़ू आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो आपने इस रिएक्शन का लिखा रेट लॉ, क्या लिखा? अब रेट लॉ लिखते समय क्या बी आया? कौन आया? मगर बी को आने की परमिशन, अब बी को हटाना। सुनिएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, शुरू से बोल रहा हूं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो उसकी मैकेनिज्म हो, मैकेनिज्म का हर स्टेप एलिमेंट्री हो, हर स्टेप का रेट लॉ लिखा जाए, मगर वो मेन रिएक्शन का रेट लॉ नहीं माना जाए। मेन रेट लॉ केवल वही माना जाए जो आरडीएस से लिखा जाए, मगर एक शर्त है, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होना। अगर इंटरमीडिएट आए उसे हटाना पड़े। अब हटाएं तो हटाएं, जानते हैं कैसे? अब हटाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा फास्ट स्टेप का। किसका? अच्छा सुनो ना, क्या ये सबसे स्लोवेस्ट है? तो फास्ट कौन होंगे? ये भी होगा फास्ट और ये। अच्छा, आपसे तेज कि मुझसे तेज? अरे इससे तेज भाई, अरे हाँ या ना? तो ये भी है तेज और कंफर्म। आप उलझे सवालों में उलझ क्यों जाते हैं? हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए ना यार, अलर्ट रहिए। हेलो, मुझे बताइए, क्या ये भी है तेज और? तो क्या दोनों है तेज? आरडीएस स्टेप के अलावा जितने स्टेप है सभी उससे तेज है, और जो भी स्टेप तेज है, क्या बोला सर ने, उसका सहारा लेना पड़े और उसकी मदद से बी को हटाना पड़े। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, ये भी तेज है, ये भी तेज है, अगर मुझे बी को हटाना है तो मुझे ये स्टेप का सहारा लेना चाहिए वाले का, जहां बी है वही का सहारा लेना। बोलो डन। अगला पॉइंट सुनिएगा, जो भी स्टेप फास्ट होगा, क्या बोला सर ने, जो भी स्टेप, कभी न कभी उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, कभी न कभी उसके जीवन में इक्विलिब्रियम। वो भी कब तक चलता जाएगा? क्योंकि ये तो चल रहा तेज तेज और ये जा रहा धीरे धीरे। ऐसे समझिए, मान लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किसका काम? और कंस्ट्रक्शन काम में मान लीजिए दो लेबर है, ठीक। एक लेबर का काम है रेत रखना और एक लेबर का काम है रेत निकालना और सीमेंट मिला के मोर्टार बनाना। मान लो मसाला, मसाला, राइट, मसाला। यहाँ पे वैसे बच्चे हैं, आइए इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं एक बंदे का काम है रेत रखना, देख रहा था कहां से आता है ना। एक बंदे का काम है रेत रखना, क्या काम है? अरे मान लो, हाँ बालू, बालू है, बहुत टेक्निकल लोग हैं। एक बंदे काम है रेत रखना, है ना। एक बंदे काम है वहां से रेत हटाना, सीमेंट मिला के मोटर बनाना, ठीक है, मसाला बनाना, राइट। अब जो बंदा रेत रख रहा है वो अपना काम जल्दी जल्दी कर रहा है,
रेत रख रहा है, रेत रख रहा है, रेत रख रहा है। अब जो दूसरा वाला बंदा बीच में चला जाता है कहीं और, है ना, मान लीजिए, अब वो क्या करता है, यहां से रेत हटाता है, मान लीजिए। अब बताइए, जो रेत हटाने वाला बंदा है वो धीरे धीरे काम कर रहा है, और ये बंदा जो रेत रख रहा है, तो रेत रख रहा है, रेत रख रहा है, रेत की हाइट बढ़ेगी। यस, क्या एक दिन रेत की हाइट बढ़ते बढ़ते आसमान को छूलेगी? छूलेगी क्या? क्यों? अरे रेत रखने वाला बंदा भी कहेगा भैया तू काम ही नहीं कर रहा, मैं कब तक रेत रखूं, हाँ या ना? हाइट बढ़ते 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 धीरे धीरे रेत फैलने लगे। एक समय ऐसा आए जब सीधे सब कुछ थमसा। जैसे समझिए ना बच्चों, कि मान लीजिए ए से बना बी जल्दी जल्दी, ए से बना बी, मगर बी से सी बना, तो ए से बी जल्दी जल्दी जल्दी, कंसंट्रेशन बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, मगर खर्च ही नहीं हो रहा, धीरे धीरे सब कुछ थमसा। जो फास्ट स्टेप है उसके जीवन में कभी न कभी इक्विलिब्रियम आएगा, सवाल नहीं बोलेगा तो खुद से माना जाएगा। हायर टेक्स्ट में अपने एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। कंसेप्ट ऑफ मतलब दिस विल कम, दिस विल कम, दिस मस्ट कम, दिस विल हैपन, इसे कोई रोक सकता नहीं। सवाल बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो अपने संभाल लेंगे। बोलो डन। जब मुझे इंटरमीडिएट को हटाना पड़े, मुझे फास्ट स्टेप का सहारा लेना पड़े, अगर फास्ट स्टेप इक्विलिब्रियम पे नहीं तो मुझे मान लेना पड़े। बोलो डन। क्या आप सभी इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ के बैठे हैं? एक होगा के एफ, एक होगा के बी, के सी बराबर के एफ अपॉन के बी। बी भाई, बोलो डन। मुझे फास्ट स्टेप का सहारा लेना, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। जैसे बोलते हैं ना, आपको कोई सब्जी सिखानी है बनानी, बेटा पहले ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, वही बेटा पहले ये करो, फिर चेक करो कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। अगर इंटरमीडिएट है उसे हटाना पड़ेगा, फास्ट स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा, उसका क्रम कांस्टेंट लिखना पड़े, वहां से वो वैल्यू निकालो जो तुम्हें हटानी है। क्या हटानी है? क्या हटानी है? यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड कर लो, कर लो भाई। अब यहाँ से बी, अभी मैं इसको केसी बोल देता हूँ, चलेगा? यहाँ से मैंने निकाला बी, मेरे बच्चों क्या निकाला? बी कितना आ जाएगा बोलो ना, के से इंटू ए। बोलो डन। क्या मैं इस बी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूं, इस बी की वैल्यू यहाँ के सब्स्टिट्यूट कर दूं? अरे बोलो ना भाई। जैसे मैंने यहाँ पे बी को क्या सब्स्टिट्यूट मान लो, बोलो क्या बनेगा बच्चों, बोल पाओगे? आर बराबर के इंटू के सी इंटू ए। अरे बी कहाँ गया? अरे बी की जगह तो के सी इंटू ए लिखा है। क्या ये रेट कांस्टेंट है? क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट विल गिव अ, और कांस्टेंट की परवाह हमें करनी, कांस्टेंट की परवाह हमें करनी। कांस्टेंट कांस्टेंट नया कांस्टेंट, कभी के लिखो, कभी के डैश लिखो, कभी के डबल डैश लिखो, कोई दिक्कत? अब चेक करो, चेक करो, ए इंटरमीडिएट है कि नहीं है? ए इंटरमीडिएट है। कौन इंटरमीडिएट, कौन इंटरमीडिएट, कौन? लिखो, लिखाया था मैंने बादल बना के, जो रिएक्शन में, मेन रिएक्शन में इन्वॉल्व, मगर मैकेनिज्म में, तो ये तो मेन रिएक्शन में है ना भाई। ये इंटरमीडिएट है कि नहीं है? जब तक इंटरमीडिएट ना हट जाए तब तक ये करते रहना, और जब कोई इंटरमीडिएट नजर ना आए कह देना यही है उसका रेट लॉ। डन। आओ कहानी कंक्लूड करें, करें पूरी क्लास एक बार में, बिल्कुल एक चित होकर सुन लेना, मजा आ जाएगा। आइए, सबसे पहले चेक करना, सबसे पहले कोई आरडीएस है कि नहीं है। आरडीएस पहचानने के तरीके कई हैं, आरडीएस पहचानने के तरीके, सबसे पहले आरडीएस स्टेप को पहचानना, उससे रेट लॉ लिखना, फिर ये चेक करना कहीं कोई इंटरमीडिएट तो। कई बार कोई भी इंटरमीडिएट होता, जब इंटरमीडिएट नहीं है तो सारा तामझाम करने की आवश्यकता। अगर आपने पहली बार में ही लिखा होता और यहाँ आ जाता ए मान लो, तो मुझे सारा तामझाम करने की आवश्यकता। ये तामझाम मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट आया, इंटरमीडिएट का आना रेट लॉ में अलाउड नहीं है। ये वही वाली बात है, अमोनिया की फैक्ट्री में एस्ट्रोसफोर लिख दो, उसका कोई तुक नहीं है। उसे हटाना, फास्ट स्टेप का सहारा लेना, सवाल बोले इक्विलिब्रियम तो थैंक यू, नहीं तो खुद से मानना। उसके बाद केसी लिखना, उस वैल्यू को निकालना है जिसकी आपको आवश्यकता है, उसे करो सब्स्टिट्यूट, उसे करो थोड़ा सिंप्लीफाई, आंसर आपके सामने है। ये तब तक करते रहना जब तक सारे इंटरमीडिएट हट ना जाए। जस्ट क्लियर? कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट में लिख लिया था, नेक्स्ट पॉइंट में पूरा कार्यक्रम लिख लो और मन में स्टेप्स का अप्रोच को रिवाइज कर लो। मैं आपको 45 सेकंड देता हूं, पूरे अप्रोच को रिवाइज कर लो। और तब तक कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। हाँ, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? स्टोइशियोमेट्री
स्टोइशियोमेट्री ज्यादा होगा तो के कम होगा, तो आर ओ आर ज्यादा हो जाए, ऐसा बोल रहे हो क्या? मतलब स्क्वायर क्यूब होके बड़ा हो जाए। ऑर्डर 1 हो सकता है, ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा होना रेयर है। मतलब वहां कभी आपको पावर 50,000 नहीं मिलेगी, वहां पावर या तो 1 मिलेगी या तो 2, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। हाँ मतलब आप सोच रहे हो वहां पावर होती 50 लाख, 5 करोड़ तो अलग बात थी, 1 या 2 ही तो पावर होना है। मन में स्टेप्स को रिवाइज कर लें, जो जो अभी तक बोला उन शब्दों को मन में रिपीट कर लें। इस टॉपिक के बाद मैं आप सबको एक थ्योरेटिकल एलपी दूंगा, जो केवल मेरे टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, जिसमें केवल ट्रू फॉल्स के सवाल होंगे। उस थ्योरेटिकल एलपी को अगर प्रिंट निकाल सके तो प्रिंट, प्रिंट नहीं निकाल सके तो आपको स्वयं से अपनी कॉपी में उसे लिख लिख के पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है? ऑफ कोर्स। कितनी कॉपियां हैं आपके पास? अच्छा, तो वही लिखोगे, चलेगा? तो जो आपके मॉड्यूल और इन सब चला हुआ, दैट इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल एलपी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ट्रू फॉल्स, उसके सारे सवाल आपको करने हैं और उसे या तो प्रिंट निकाल के चिपका लें तो दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको स्वयं से लिख के कॉपी में लिखना है, वो आपके नोट्स कॉपी में होना चाहिए, ठीक है? जैसा कि मैंने पहले कहा, फिर कह दूं, हमारे 12वीं में अब 3 चैप्टर हैं, काइनेटिक, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नीट के लिए। और तीनों ही अब वेटेज ज्यादा रखते हैं, पहले कम था अब ज्यादा है वेटेज, क्योंकि अब सरफेस भी हट चुका है और सॉलिड स्टेट भी हट चुका है नीट से। तो 2-2 चैप्टर का हटना, इन तीनों के कंधों पे बोझ ज्यादा आ चुका है। समझ पा रहे हैं क्या? पहले 5 लोग थे, अब 3 ही बचे हैं। दे हैव टू कैरी द होल वेट, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, लिख लिया होगा? बोलो सबसे पहले क्या करोगे? आपसे बातें करूंगा। सबसे पहले सर मैं उठूंगा, हाँ सबसे पहले चेक करूंगा आरडीएस स्टेप कौन, वेरी गुड। फिर उससे रेट लॉ लिखेंगे। किसका रेट लॉ लिखते हो, मेन रिएक्शन का कि उस स्टेप का? मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन क्या लिखते हो? रेट लॉ। फिर अपने आप से पूछोगे, क्या पूछोगे? कहीं कोई उसमें इंटरमीडिएट तो, अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो खत्म सर, ओवर। लेकिन अगर इंटरमीडिएट है तो हटाना पड़ेगा, 5 स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा, उसका केसी लिखना पड़ेगा, वहां से वैल्यू निकाल के पुट करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये स्टेप लिखाऊं तो नहीं ना? मन में सेव रहेगा? दे दूं एक सवाल? एक सवाल आप सबके सामने बढ़ूं आगे। अरे रुको 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 रुको, इसका ऑर्डर बोलो। ऑर्डर क्यों? 2 डैश है तो 2 होगा। अच्छा, क्या ऑर्डर 1 होगा? अच्छा रुको ना सर, आप तो समझाने वाले थे कि टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ मैकेनिज्म, वो तो सर आपने समझाया नहीं। हमें कौन सा याद है सर, चलने दो। अरे मैंने बोला था ना वैलिडिटी चेक करना बताऊंगा, हाँ या ना? तो सर आपने तो सिखाया नहीं अभी। आपने तो कहा ये मैकेनिज्म ये है, हम कैसे जाने जो आपने लिखा वो सही है? अब इसका तरीका क्या होता है, थोड़ा सुनिएगा। इसका तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, ए से बना डी, लिखा? लिखा? अब आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके इसका रेट लॉ लिखा, आर बराबर के इंटू ए की पावर 1। ये कैसे लिखा? ये कैसे लिखा? जो आप कल पढ़ के आए हो, 2 गुना ये रेट, याद आया? तो इसका एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ लिखा, आर बराबर के इंटू ए की पावर। अब एक साइंटिस्ट आए, बोले रुको मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं। मैंने कहा बताओ। उन्होंने कहा ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना डी। अब मुझे चेक करना है उनकी मैकेनिज्म सही है कि, तो मैं क्या करूंगा, उनकी मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखूंगा, और रेट लॉ जो लिखा वो कितना आया, आर बराबर, वो कितना आया, आर बराबर के इंटू ए की पावर 1। अरे सर आपकी मैकेनिज्म सही है सर। नहीं समझे? मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है और जो मैकेनिज्म से रेट लॉ आया है वो दोनों मैच कर गया, तो क्या सही है? एक्सपेरिमेंट पे डाउट मत उठाना, क्या पता उसने गलती कर दी हो। इसको हमेशा सही मानना है, और मैकेनिज्म अब सही है क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर तुमने मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखा होता, मान लो, और ये मेरा आरडीएस सिस्टम, ये मेरा आरडीएस स्टेप होता, मान लो यार, तो फिर वो सारा कार्यक्रम करते। अगर वो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से मैच नहीं करेगा तो मैं कह दूंगा मैकेनिज्म गलत है। तो हाउ टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ मैकेनिज्म?
एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ मैकेनिज्म वाले रेट लॉ से मैच करना, अगर दोनों मैच कर गया तो कह दूंगा मैग्रेम सही है, जाओ किताब में छपवा दो कैनिजारो रिएक्शन फलाना ढिमकाना। अरे हेलो, नहीं समझे तो कॉपी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। एक सवाल देता हूं, एक पॉइंट लिख लो। अगर कभी मैकेनिज्म से लिखी रेट लॉ, अगर कभी मैकेनिज्म से लिखी रेट लॉ और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर कभी मैकेनिज्म से लिखी रेट लॉ और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ दोनों इक्वल हो जाते हैं, इट मींस द प्रिडिक्टेड मैकेनिज्म, is accurate and correct. It means the predicted mechanism is accurate and correct. याद रहेगा। अब ये सवालों में कैसे रूप लेके आता है, आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को करते हैं। आप साथ दे दो सवाल। पहला सवाल लिखिएगा, a plus b gives p, और प्रश्न बोला है एलिमेंट्री। क्या बोला है? एलिमेंट्री। और सवाल कहता है what will be unit of k, what will be unit of k। बन जाएगा, करते चले, सब बनना चाहिए। what will be unit of k। हाँ जी बच्चों, बन गया? बोलो, क्या प्रश्न में एलिमेंट्री बोला है? तो आप सीधे रेट लॉ लिख दोगे, r बराबर k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। अरे क्या तुमने रेट लॉ रिएक्शन देख के लिखा? नहीं सर। कैसे लिखा? कैसा झूठ बोलते हो? नहीं, हाँ या ना? सर देख के थोड़ी लिख रहे हैं सर, हमने तो एक्सपेरिमेंट। यस और नो? वेरी नाइस। अब मुझे पता है कि दोनों सेम आ गए, स्टेप सीधे लिख देते हैं, चलेगा? अच्छा, क्या आप मुझे ऑर्डर बता दोगे? यस सर। ऑर्डर कितना? 2। तो बताओ के की यूनिट कितनी? मोल -1 लीटर +1 सेकंड। वेरी नाइस। अगला सवाल आप सबके सामने बोर्ड पे रिएक्शन लिखा है, ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना डी, K1 K2 K3। प्रश्न कहता है इफ K1 greater than K2 greater than K3। प्रश्न कहता है if K1 greater than K2 greater than K3, if K1 greater than K2 greater than, then identify which is RDS step। बन जाएगा सबसे, then identify which step is RDS step। बन गया बच्चों? अभी मैं कोलिजन थ्योरी सवाल नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं, वो ग्राफ वाले सवाल वो लास्ट में दूंगा, ठीक है? तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा C gives D, यानी थर्ड रिएक्शन 1 2 3 अगर कर दो तो आसान है, कंफर्टेबल। लिखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल में आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, लिख लो 2O3 से बना 3O2 और इसकी मैकेनिज्म दी है। याद रखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में आपको कभी मैकेनिज्म लिखना नहीं है, मैकेनिज्म लिखना ऑर्गेनिक में। यहां मैकेनिज्म लिखा होगा, उसकी मदद से रेट लॉ लिखना है। ये कभी मत सोचना कि आपको मैकेनिज्म लिखना है, कभी नहीं, चलेगा? मैकेनिज्म दे रखा है, स्टेप नंबर 1 O3 से बना O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और स्टेप नंबर 2 है O3 पे नेसेंट ऑक्सीजन का अटैक होता है और बन जाता है 2O2। और प्रश्न कहता है दूसरा वाला स्टेप स्लोवेस्ट है, और प्रश्न कहता है राइट रेट लॉ। ऑफ कोर्स मैं आपसे रेट लॉ भी पूछ सकता हूं, मैं आपसे ऑर्डर भी पूछ सकता हूं, मैं आपसे यूनिट ऑफ के भी पूछ सकता हूं। एक ही चीज से सारे सवाल बनेंगे। शुरू हो जाइए। मुझे अभी पहले सवाल में आपको सारे स्टेप याद कराना है, पूरा का पूरा क्लास का बच्चा मुझे एक इक्वल लेवल पे चाहिए।
ऑनलाइन ऑफलाइन यही जीतती है मेरे बच्चे, यहां हम आपके हिसाब से चलते हैं, आपको परफिट करते हैं। कर लिया बेटा? बोलो स्टेप नंबर 1। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि सब बच्चों, हाँ, सबसे पहले आरडीएस पहचानो। मैं एक बार लिख दूं ताकि हर बच्चा याद कर ले। यकीन मानो बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच में नहीं बदलूंगा लाइनें भाई, एक ही लाइन बोलता हूं बार बार मैं। सीखो ना इस चीज को। सबसे पहले आरडीएस पहचान लिया, नंबर 1 के 2। उसके बाद आरडीएस से लिखो रेट लॉ, आरडीएस से लिखो रेट लॉ। मेन रिएक्शन का लिखते हैं, याद रखना, और मेन रिएक्शन ऊपर लिखी है। आरडीएस से लिखो रेट लॉ। तो सबसे पहले मैं आरडीएस से रेट लॉ लिख रहा हूं भाई। तो आर बराबर के इंटू O3 की पावर 1 इंटू O की पावर 1। उसके बाद अपने आप से सवाल पूछो, कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है? कहीं कोई इंटरमीडिएट तो, क्या कोई इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट कौन है, याद है ना? जो मेन रिएक्शन में नजर नहीं आए मगर मैकेनिज्म में नजर आए। जो मेन रिएक्शन में नजर नहीं आए मगर मैकेनिज्म में नजर आए, वही इंटरमीडिएट कहलाए। यस। कौन है इंटरमीडिएट? तकलीफ कौन देगा? इसे हटाना, मिटा दूं ऐसे सीधे? फास्ट का सहारा लेना। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है, अगर है, रफ जैसा लिख रहा हूं मैं ताकि आप एक बार सुन लें, अगर है तो हटाना पड़ेगा, अगर है तो हटाना पड़ेगा, फास्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं फास्ट का सहारा लेना पड़ेगा तो बच्चे को समझना है, यानी मुझे उसका के लिखना पड़ेगा, राइट? तो एक ही स्टेप ऊपर वाला है, मतलब वो फास्ट है। अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो मुझे स्वयं से मानना है, मुझे स्वयं से, कोई ताकत नहीं रोक सकती है मानने से, हाँ या ना? कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। बोलो डन। अब इसका लिख लो केसी। तो मेरे बच्चों आप इसका केसी लिखेंगे तो केसी कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3। तकलीफ कौन दे रहा था? O। तो किसकी वैल्यू चाहिए? O की। अरे O आ गया, कितना आएगा? केसी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। सारी की सारी वैल्यू उठा के वहां चिपका दीजिए। जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू, राइट? इस सारी की सारी वैल्यू को उठा के वहां चिपका दीजिए। जब आप इस सारी वैल्यू को उठा के वहां चिपकाते हैं मेरे बच्चों, तो आप सबके सामने यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा R इक्वल टू के इंटू के सी। O3 को रहने दू O3, और ये हो जाएगा O3 की पावर 1, और नीचे लिख दूंगा O2 की पावर 1। देखो देखो मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? चेक करें सभी बच्चे। सही है भाई? अच्छा, क्या ये रेट कांस्टेंट है? क्या ये इक्विलिब्रियम? बोलो। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया, और कांस्टेंट की परवाह हमें करनी। यहां कह दूं मेरे बच्चों के डैश, बोलो चलेगा? O3 की पावर 1, O3 की पावर 1, यानी इसे कह दूं मैं O3 की पावर 2, और इसे कह दूं मैं O2 की पावर। बोलो क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है, बार बार यही काम करूंगा। जरा सुनिएगा, ये अपने आप में बेहतरीन फेमस सवाल है। पहले तो बहुत आया था, अब नहीं आता है। 95 96 उसमें खूब ये सवाल आता था। ऐसे सवाल आते थे, ओजोन में O3 के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है? 2। O2 के रिस्पेक्ट क्या ऑर्डर है? बच्चे रट के जाते थे। अब सवाल बड़े लॉजिकल आते हैं, अब वो बहुत फैक्चुअल नहीं पूछते हैं भाई, मतलब साइंटिस्ट नाम हम सब नहीं पूछते आजकल। हेलो, अब कंसेप्चुअल हो चुका आपका पेपर। तो कहना चाहता हूं, बच्चे इसको इतना फेमस होता था, इसे रटे रहते थे, भैया इसकी ऑर्डर ये, इसकी ऑर्डर एंड सो ऑन। ये आपको कुछ सिखाता है? सिखाता क्या है? नंबर 1, जब भी कभी रेट लॉ लिखा जाएगा वो हमेशा रिएक्टेंट से ही शुरू किया जाएगा। लेकिन रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट आए ऐसा कोई जरूरी, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटलिस्ट भी आ सकता है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल इन योर सिलेबस जहां कौन आया है? प्रोडक्ट। नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डर किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है। दिस इज द सेकंड रियल एग्जांपल जो समझाता है ऑर्डर किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, मगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला नहीं। यही तो कंसेप्ट मैंने आपके जहन में सेट किए हैं, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। चलेगा? तो वही बातें जो आपने पढ़ी है उसको लाइव देख रहे हो, या उसको रियल एग्जांपल, मतलब सही मैकेनिज्म है, सही रिएक्शन, उसका रेट लॉ भी सही अपन ने जो किया है। तो सिखाता क्या है? नंबर 1, रेट लॉ में प्रोडक्ट भी आ, लेकिन शुरू हमेशा रिएक्टेंट से किया। मैंने कॉपी लिखाया है,
जिसको आना होगा वो आता जाएगा, शुरू तो रिएक्टेंट से ही किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी आ सकता है जो रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करेगा। किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला नहीं है। बढ़ूं आगे? हर बच्चे ने कर लिया। अब मुझे बताओ, पहला सवाल रेट लॉक कर लोगे? अगला सवाल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? वेरी गुड। अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? सेकंड इनवर्स। चलेगा? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है। अगली रिएक्शन आप सबके सामने स्क्रीन पे। 2NO2 प्लस F2 से बना 2NO2F, और उन्होंने हमें दे रखी थी इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का पहला स्टेप, NO2 प्लस F2 से बना NO2F प्लस F। मुझसे ये मत पूछना सर आप मैकेनिज्म कैसे लिख रहे हो, आपको जानना नहीं है। हो सकता है मैं हाइपोथेटिकल लिख रहा हूं, यही तो मैं सिखा रहा हूं। जो लिखा है वो सही है कि गलत, ये चेक करना। नहीं समझे? आपको मैकेनिज्म लिखना नहीं सीखना भाई, वो काम हो चुका ऑर्गेनिक में। मैं लिख दे रहा हूं, इसे मानो और सॉल्व करो, ये है। ठीक है? तो NO2 प्लस F2 से क्या बना? NO2F प्लस F। और दूसरा स्टेप दे रहा हूं मैं, NO2 प्लस F से बना NO2F। और सवाल में बोला गया है कि जो पहला वाला स्टेप है वो स्लो है। जो पहला वाला स्टेप है वो RDS है, या स्लोवेस्ट लिख लो। बन जाएगा? शुरू हो जाइए जल्दी से। मोमेंटम निकाले? हाँ, राइट रेट लो। आ गया? हाँ जी, बताइए, आपने रेट लॉ लिखा क्या? सबसे पहले कहां से? RDS से। NO2 की पावर इंटू F2 की पावर। बोलो किसे हटाऊं? अरे नहीं नहीं, कुछ तो हटाऊंगा सर। ये मशीन नहीं, शुरू हो जाओ हटाना। पहले चेक करो कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। इंटरमीडिएट नहीं है, जस्ट स्टॉप देयर। हाँ या ना? What is the order of the reaction? 2. What is the unit of K? Mole minus 1, liter plus 1, second inverse. आसान है। यही सवाल एक बार रूप बदल के आया, जानते हो कैसे? लिखिए अगला सवाल। अगले सवाल ने थोड़ा सा विकराल रूप धरा। P2 प्लस Q2 से बना PQ, P2 प्लस Q2 से बना PQ, और उन्होंने हमें दे रखी थी इसकी मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म का पहला स्टेप दिया था P2 से बना P प्लस P, और दूसरा स्टेप था Q2 में P आया, फ्री रेडिकल टकराया, बन गया PQ प्लस Q। और स्टेप नंबर 3, दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं और बना लेते हैं PQ। अगर आपने सुना हो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, उसी को मैंने P2 Q2 बना दिया है। अरे ठीक है। पहला सवाल, कौन सा स्टेप RDS है? ये हुई ना बात सर, वो तो आप बताओगे। या तो आप बताओ, या तो कोई जानकारी दो, या तो ओरिजिनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन लिख दो, तो फिर हम ऑर्गेनिक का दिमाग लगा लेंगे। ये P2 Q2 मत पूछो। क्लियर है मैंने क्या बोला? यानी या तो वो सवाल बोलेगा, या तो ग्राफ या के कुछ तो देगा, और या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ओरिजिनल रिएक्शन देगा। फिर मुझे ऑर्गेनिक के दिमाग लगाने पड़ेंगे। हेलो, अभी मैं बता देता हूं। उसने बोला है जो सेकंड वाला स्टेप है वो RDS स्टेप है। क्या निकाले इस बार? एनर्जी कंजर्व कर ले क्या? लिखिएगा राइट रेट लॉ। राइट रेट लॉ। खुश होके पढ़ा करिए, है ना? कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। बन गया? चलिए, स्टेप नंबर 1 RDS। शुरू हो जाए। तो लिख रहा हूं मैं R बराबर के इंटू P की पावर 1 Q2 की पावर 1। अब चेक करो कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं। Q2 है, यस। P2, ये P कहां से आया? P को हटाना पड़े, फास्ट स्टेप का सहारा लेना। जरा इतना बताओ दुनिया वालों, फास्ट ऊपर वाला है कि नीचे वाला? अच्छा, ऊपर वाला। आपसे तेज कि मुझसे तेज? इससे तो सब तेज है ना भाई। तो इसका सहारा लेना, किसका लेना? सर ऐसा सहारा लेना कि कहीं खुद बेसहारा मत हो जाना। मतलब अगर मैंने, सुन लो ना, सुन लो ना, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, स्पीकर लगा के बोलूं क्या?
अगर मैंने थर्ड वाला लिया, क्या लिया, थर्ड वाला, तो एक मुसीबत हटाने जाएंगे, दूसरी मुसीबत लेके आएंगे, कब तक ये करते रह जाएंगे। लेकिन अगर पहला वाला स्टेप लेंगे तो एक मुसीबत और दूसरा मुसीबत नहीं है, मतलब एक इंटरमीडिएट है दूसरा इंटरमीडिएट नहीं। तो अब मुझे बताओ मैं थर्ड का सहारा लूं कि फर्स्ट का? फर्स्ट। ठीक है साहब, शुरू हो जाइए। तो आपने अरे यार गड़बड़ हो गया, पहला वाला तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। मान लो सर, मान लो सर, सब कुछ थमसा जाएगा, कभी न कभी तो ऐसा हो पाएगा, है ना। के बराबर पी का स्क्वायर बाई पी टू, बोलो डन। वो भी के, ये भी के, ला पीला सफेद रहने दो, थोड़ा नया लिख दो, नया लिख दो, के डैश चलेगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मेरे बच्चों, और वो रेट कांस्टेंट है, चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? परेशान कौन कर रहा था? सर पी ने परेशान किया था, हाँ या ना? तो मुझे पी की वैल्यू चाहिए, यहां से पी की वैल्यू निकाल लो क्या? यस सर, मैं पी निकाल रहा हूं। पी स्क्वायर इक्वल टू के डैश इनटू पी टू, बोलो यस सर। क्या मैं यहां से पी निकाल लूं बच्चों? बोलो यस सर। उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाए, कांस्टेंट का अंडर रूट एक नया, कांस्टेंट की परवाह हमें करनी। यहां कह दूं पी टू की पावर हाफ, बोलो डन। पी की ये वैल्यू उठा के वहां चिपका दूं, जैसे वहां चिपकाऊंगा तो मेरे सामने आंसर आएगा आर बराबर के इंटू के डबल डैश इंटू पी टू की पावर इंटू क्यू टू की पावर, बोलो डन। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक नया, कांस्टेंट की परवाह हमें करनी। क्या मैं इसे लिख दूं के ट्रिपल डैश, चलेगा? एक बार ये सवाल हम कर रहे थे और एनटीए वाले हमारी बातों को सुन रहे थे, बोले अच्छा ये कांस्टेंट की परवाह नहीं करते, अभी बताता हूं। और उन्होंने दिया एक सवाल, क्या दिया? सवाल क्या दिया बताता हूं, पहले लिख ले इसको। अच्छा आसान है क्या? आइडियस चेक करो, कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है तो हटाइए, फास्ट सहारा लीजिए, केसी लिखिए, वैल्यू निकालिए, पुट करिए, सॉल्व करिए। थोड़ा सा कठिन है ना? दे दो। तो एनटीए वाले सुन रहे थे, बोले अच्छा ये कांस्टेंट की परवाह नहीं करते। उन्होंने दिया हमें एक सवाल, बदलो स्लाइड, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। जब वो आता है तो हवाएं अलग सी चलती है, घबराइए नहीं। हाँ लिख लिया होगा। चलिए अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है। उन्होंने एक रिएक्शन लिखा, ए से बना डी, और उन्होंने हमें दिया था मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म कुछ ऐसे दिया, ए से बना बी, और यहां लिखा था K1, यहां लिखा था K2, और दूसरा प्लस। जल्दी से हंस के सीरियस हो जाया करो, है ना, हंसते मत रहो, ही कब तक चलता रहेगा, इधर आ जाइए, बस बस पढ़ाई। ए से बनना बी, फिर बी से बनना सी, और तीसरा स्टेप है मेरे बच्चों, सी से बना डी। इसको बोला K1 K2, इसको बोला K3, इसको बोला K4, इसको बोला RDS। और उन्होंने हमसे पूछा था रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी, और दे रखे थे चमचमाते हुए चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन K1 K2 बाई K3, दूसरा ऑप्शन K1 K3 बाई K2, तीसरा ऑप्शन K1 K3 बाई K4, चौथा ऑप्शन K2 K3 बाई K1, और पांचवा ऑप्शन दुनिया से अलग बच्चों के लिए नन ऑफ दिस, जिनका आंसर हमेशा ही अलग आता है। कभी चार ऑप्शन पर्याप्त ही नहीं थे उनके लिए। तो मुझे लगता है खेल बस इतना है कि जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी का मतलब केएफ अपॉन केबी, अगर वो कांसेप्ट सवाल बन जाएगा तो आपने तो पढ़ा है, आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। पर जहां इक्विलिब्रियम नहीं हुआ होता उन्हें जरूर ये सवाल थोड़ा परेशान करता है। मतलब अब आपको आंसर में के बचाना है, बस इतना सा है, राइट।
अब आज मैंने K1 K2 बोल रखा है, कल को मैं K1 K2 की वैल्यू दे दूंगा, बन गया एक न्यूमेरिकल कठिन सा। आ गया? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? पूरी क्लास चाहिए, पूरी क्लास। चलिए सबसे पहले आरडीएस स्टेप को पकड़िए। आरडीएस स्टेप से लिखिए रेट लॉ, आर बराबर K3। अब कांस्टेंट की परवाह आपको करनी पड़ेगी। अब तसल्ली से K1 K2 K3 लिखिए भैया। बन गया क्या? अब बताओ तकलीफ कौन दे रहा? बी। बी को हटाना पड़े, फर्स्ट स्टेप का सहारा लेना पड़े, ए से बनना बी। यहां लिखा K1 और यहां लिखा K2, इसे इक्विलिब्रियम पे मानना पड़ेगा। मैंने माना तो KC बराबर K1 बाई K2 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम अपन का। अरे हाँ या ना? परफेक्ट। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? बी की। तो यहां से मैं बी की वैल्यू निकाल लूंगा। ये कितना आएगा? K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस वैल्यू को वहां पुट कर दूं, चलेगा? पुट करूंगा तो आर बराबर K3 इंटू K1 बाई K2 इंटू ए की पावर 1। बोलो डन। प्रश्न ने हमसे रेट लॉ पूछा था, ऑर्डर की रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो बच्चों मैं कह दूंगा जो रेट कांस्टेंट है K3 K1 बाई, अरे गड़बड़ हो गई यार, उसमें K3 इधर है, इसमें उधर है। ठीक है, आंसर विल बी 2। हाँ या ना? नहीं चलेगा, बढ़ू आगे। अच्छा सुनो ना, आपको मैकेनिज्म थी पता, तो आपने रेट लॉ लिखा। थोड़ा उल्टा सोचे क्या? जब तक उल्टा नहीं सीखा तब तक साइंस नहीं सीखा। घर में भी उल्टी बातें क्या करिए? बोलो विज्ञान का विद्यार्थी हूं, हाँ या ना? उल्टा सीखना आपको, जितना सीधा बोलेंगे, सीधा हिस्ट्री होती है भाई, साइंस मतलब उल्टा। आपको उल्टा सोचना है, राइट? कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है, आइए ना, अभी हमने मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखा, अब मैं आपके सामने लिख दूंगा रेट लॉ और बोलूंगा बताओ इसमें से कौन सा स्टेप हार्ड है, कौन सा स्टेप फास्ट है, चलेगा? लिखो फिर एक सवाल दे दूं, अगला सवाल। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, और आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है CH Cl3 प्लस Cl2, CH Cl3 प्लस Cl2 से बना दूं CCl4, CCl4 प्लस HCl। अरे ये तो आपने पढ़ा होगा, CCl4 प्लस HCl, ठीक? इफ रेट लॉ, if rate law for the reaction, if rate law for the reaction, if rate law for the reaction is R is equal to K into CSCl3 की पावर 1 into Cl2 की पावर हाफ, into Cl2 की पावर हाफ, then identify, then identify which step is, which step is RDS step, which step is RDS step, and which step is, which step is fast step, which step is fast step in the given mechanism, which step is fast step in the given mechanism। और आपके सामने कुछ मैकेनिज्म लिखिए, लिख लो। मैकेनिज्म का पहला स्टेप है Cl2 से बना Cl प्लस Cl। मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप है, मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप है CHCl3 प्लस Cl, CHCl3 प्लस Cl से बना CCl3 प्लस HCl। और मैकेनिज्म का तीसरा स्टेप है CCl3 प्लस Cl से बना CCl4। मैं सवाल फिर समझा दूं, अब की बार रिएक्शन का रेट लॉ दे रखा है, अब की बार रिएक्शन का रेट लॉ, और इस रेट लॉ के आधार पे उसने पूछा बताओ कौन सा आरडीएस स्टेप है और कौन सा फास्ट स्टेप है। आराम से सोचिए, समय लीजिए, मगर सही जवाब दीजिएगा। सोच लिया?
कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। क्या बात है, पूरी क्लास का क्यों नहीं आया आंसर? ट्राई तो करो। क्या किया आपने? क्या किया कि आंसर नहीं आया? ये पूछा? ऐसे सर मन नहीं कर रहा, थक जाते हैं ना, तो फिर हमारा आंसर नहीं आता। सबसे प्रमुख कारण तो ये है, मन नहीं कर रहा। आधे टाइम तो मन ही से परेशान है इंसान। आइए बच्चों, नवंबर खत्म होने को है, याद नहीं दिलाना पड़े मुझे। आइए चलिए साहब, आप सबका ध्यान चाहिए। क्या उसने रेट लॉ दे रखा है? क्या उसने मुझसे यहाँ पे आइडियस और फास्ट पूछा है? तो मानो कुछ, वो मान के रेट लॉ लिखो, और जो तुमने माना उसके मानने से रेट लॉ इससे मैच कर जाए तो कह देना जो माना वो सही है। नहीं समझे? एक बच्चे ने साल भर माना नहीं पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। एक बच्चे ने साल भर माना नहीं पढ़ने से ही, अंत में उसका सिलेक्शन हो भी गया, तो वो दुनिया को क्या सिखाएगा? नहीं पढ़ने से। नहीं समझे? हम कुछ अज्यूम करते हैं, उस अजम्पशन से चलते हैं, और वो हो जाए तो हम जो माना वो सही है। यही तो नियम है ना। तो आप कुछ मानिए, पहले मानिए किसको आइडियस मानने का मन कर रहा है। तो आप जो कह रहे नंबर सेकंड वाला आइडियस मान लो, पक्का? क्यों पहला वाला क्यों नहीं माना? सर 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 सर, अगर आप पहला वाला आइडियस मानते तो सर R बराबर K इंटू CL2 की पावर 1 लिखते और सीधे वही रेट लॉ मानना पड़ता। मगर रेट लॉ ऐसा नहीं है, मतलब हमने जो माना वो गलत है। भाई रेट लॉ में तो CH-CL3 भी है ना यार। तो सर इसमें से तो कभी CH-CL3 आएगा ही नहीं। आप लिख दोगे R बराबर K इंटू CL2 की पावर 1, दैट्स द फुल एंड फाइनल। अरे सर CH-CL3 लाना है तो मुझे दूसरे वाले स्टेप को, अब इसे मैंने माना आइडियस, क्या माना? अब जब इसको मैंने आइडियस माना तो मैं सेकंड स्टेप को क्या मान रहा हूं मेरे बच्चे? आइडियस। प्रोसेस समझिए ना, आंसर लाना जरूरी नहीं है, ताकि हम एक सवाल में हर कंसेप्ट समझ जाए। क्या मैंने सेकंड स्टेप को आइडियस माना? क्या मैं रेट लॉ लिख लूंगा? बोलो कैसे? R बराबर K इंटू CL3 की पावर 1 इंटू CL पावर। अब बताओ तकलीफ कौन देगा? क्योंकि वो इंटर, जो रिएक्शन में नहीं नजर आया मगर इंटरमीडिएट में नजर आया, मगर मैकेनिज्म में नजर, वह इंटरमीडिएट क्या है? तो बताओ मेरे बच्चों, किसे हटाना है? CL को। किस स्टेप का सहारा लूं? क्यों इसको क्यों न लूं? एक मुसीबत हटाने जाओगे दूसरे लेके कब तक ये करते रह जाओगे, हाँ या ना? क्या मैं फर्स्ट स्टेप को फास्ट मान लूं? मैंने फर्स्ट स्टेप को फास्ट माना, मैंने फर्स्ट स्टेप को फास्ट माना, और फास्ट मान के मैं KC लिखता हूं, और KC लिखूंगा CL का होल स्क्वायर अपॉन CL2 की पावर 1। बोलो डन। यहां से क्या मुझे CL की वैल्यू मिल गई? तो CL स्क्वायर इक्वल टू KC इंटू CL2 की पावर 1। यानी बच्चों मैं कह दूंगा CL कितना हो जाएगा? कांस्टेंट का अंडर रूट। कांस्टेंट की परवाह करनी, यहां कह दूंगा CL2 की पावर हाफ। बोलो डन। CL की वैल्यू वहां चिपका दू, चलेगा? CL की वैल्यू वहां चिपका दो तो क्या बनेगा? R बराबर K इंटू K डैश इंटू CH-CL3 की पावर इंटू CL2 की पावर। ये मैंने कुछ मान के लिखा, और जब मैंने सवाल पढ़ा तो दोनों सेम टू सेम, बस रंग का फर्क था। अरे यस और नो? तो मुझे बताइए क्या मैंने जो माना वो सही है? यानी मैं कह दूं मेरे बच्चों, क्या कह दूं? बोलो सर सेकंड वाला आइडियस है, फर्स्ट वाला फास्ट है। टिक करिए, घर आइए, खुशी के गीत गाइए। बोलो डन। प्यारे बच्चों, धरती कैसी है आपने कभी देखी है? मैंने तो कभी कहा ही नहीं। हाँ, मान क्यों लो यार? हाँ, अंतरिक्ष में जाके आपने देखा था? कब गए थे? बताइए। हमारे बीच यूरी गगारिन साहब हैं। खैर आइए प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं, सुनिएगा। अगर आपसे कहा जाए धरती गोल है, कैसी है? आपने या मैंने, किसी ने भी आज तक सच में अपनी आंखों से धरती गोल नहीं देखा है, लेकिन बचपन से सबने ये कहा, किताबों में छपा, वीडियो बना, हर किसी ने कहा धरती है। और अगर आप कभी कह दो धरती चपटी है तो आपको कहेंगे क्या बात कर रहे हो। मतलब समझना, देखा किसी ने नहीं है, मगर जब कहते हैं झूठ भी इतनी बार बोला जाए कि वो सच लगने लग जाता है। राइट? मानते हो ना? उसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूं, अपनी काय की फैक्ट्री थी, तो अमोनिया की फैक्ट्री में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो मान लीजिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है?
तो आपके मन में एक तस्वीर बनती है, सर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपस में कभी देखा है टकराते हुए? क्यों ये इमेज बनती है? भाई जब भी आपसे बोला जाए रिएक्शन, यू ऑलवेज अज्यूम इन दिस मैनर। थोड़ा बहुत इमेजिनेशन है ना बेटा? कुछ कह रहे अच्छा हुआ मैं बच गया, मैं तो कुछ आता ही नहीं ऐसा। ऐसा तो कोई नहीं है। अगर आपसे कहा जाए रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, मेरे ख्याल से हर बच्चे के दिमाग में आता है, कारण है बचपन से आपको ऐसी चीजें पढ़ाई गई, ऐसी चीज सिखाई गई, ऐसे दिमाग में डाले गए। इन सब के पीछे कारण था एक थ्योरी जिसका नाम था कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी आज भी थ्योरी है। न्यूटन साहब तो लॉ बन गए, कॉलिजन लॉ नहीं बन पाया। कॉलिजन आज भी, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, वैसे ही कॉलिजन थ्योरी, until it is giving answer to our question it is valid। जिस दिन हमारे आंसर नहीं मिले हट बेकार है। यही तो है थ्योरी। जब तक हमारे सवालों का जवाब मिल रहा बहुत अच्छी, वाह, सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, अरे फेल है, लिमिटेशंस है, हाँ या ना। जो कि होता था वो सुनिएगा सुनिएगा, राइट। मैं अब जो कहने वाला हूं एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी चीज है जो उसी थ्योरी से जन्म लेके आई। हाँ, थ्योरी हमेशा सही है ऐसा नहीं है, पर थ्योरी कभी सही नहीं है ऐसा भी नहीं है। अगर आपसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी हमेशा गलत है ये वाली बात नहीं है। कुछ लिमिटेशंस है उसकी, कुछ जगहों पे आंसर नहीं दे पा रही। इन द सेम वे आपके दिमाग में जहन में इमेज बनता है कि मॉलिक्यूल आएगा टकराएगा, ये गलत नहीं है, ये हमेशा सही है ऐसा नहीं। मतलब दिस हैपेंस, दिस ऑलवेज हैपेंस, दिस नॉट ट्रू। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं अगला जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं वो कंसेप्ट, वो बातें उसी थ्योरी से निकल के आई हैं जिसका नाम है कॉलिजन थ्योरी। याद रखना मार्केट में केवल कॉलिजन थ्योरी नहीं है, और भी थ्योरी है। हाँ, ये बात अलग है कि अपने सिलेबस में केवल कौन सी है। उसी थ्योरी में एक शब्द का जन्म होता है जिसका नाम है, कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग 2 मिनट और लूंगा, मॉलिक्यूलैरिटी। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग मॉलिक्यूलैरिटी। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग मॉलिक्यूलैरिटी। आओ समझे ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। मैंने आपके दिमाग में कुछ बातें कही हैं, उन्हीं बातों को समझा रहा हूं। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूलैरिटी। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट मॉली, पहले एक पॉइंट लिख लो, कंसेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम, कंसेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी। ये कैसा कंसेप्ट है जो कॉलिजन थ्योरी से निकल के क्या है समझाता हूं। पहले समझो इसका जन्म कहां से हुआ। कंसेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन जो खुद थ्योरी से जन्मा है, क्या वो कभी एक्सपेरिमेंटल होगा? अगर वो थ्योरी से जन्मा है तो वो कंसेप्ट भी तो थ्योरेटिकल ही होगा। बोलो ना यार। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो, जो थ्योरेटिकल होता है वो गलत नहीं होता है, उसके हमेशा सही होने पे क्वेश्चन मार्क होता है। समझ पा रहे हो ना यार? हेलो। इट इज अ थ्योरेटिकल, मतलब ये सही है मगर हमेशा सही है, इस पे क्वेश्चन मार्क है, चलेगा। पर अपने लिए तो भैया अभी यही सही है क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। आखिर क्या है मॉलिक्यूलैरिटी? आखिर क्या है? एक लाइन लिखो समझाता हूं। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल, कुल कितने मॉलिक्यूल, ब्रैकेट लिख देना स्पीसीज। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, यही मॉलिक्यूलैरिटी कहलाए। बोलो क्या है मॉलिक्यूलैरिटी? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल, यही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी से बना P, अरे मान लो। आओ ना बच्चों, A के पहले क्या लिखा, B के पहले। ये रिएक्शन मुझसे कुछ कहती है, कह दूं क्या? रिएक्शन कहती है इसका 1 मोल जाएगा तो ये भी तो कहा जा सकता है इसका 1 मॉलिक्यूल जाएगा, तो इसका एक, यानी पहली बार इसका 1 मॉलिक्यूल आया होगा। बोलो ना यार।
कुछ देर और मेरे बच्चे, वैसे भी क्लास का टाइम तो बढ़ चुका है, पता है ना आपको। सुबह जल्दी आते होंगे, शाम को भी जल्दी जाना है, लेट जाना है, ऐसा पढ़ो ना। इसके एक मॉलिक्यूल और इसका पक्का। पहली बार ए का एक मॉलिक्यूल आया होगा, बी का एक मॉलिक्यूल आया होगा, दोनों आपस में टक, और पी, ये जो टक्कर की इमेज है क्या कोलिजन थ्योरी से आई है? इसका एक मॉलिक्यूल, इसका क्या मैं कह दूं किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल टक, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। बोलो कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी। गलत, पहले पूछ तो लो एलिमेंट्री है कि नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे मान लिया? पहले पूछ लो सर कहीं एलिमेंट्री है कि, अगर ये एलिमेंट्री है तो कह देना इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसे कहेंगे आज से बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं एक रिएक्शन है ए से बना पी, और मान लेते हैं ये भी है एलिमेंट्री, मान लो साथ में लिख रहे हो ना बेटा। तो अगर कोई मुझसे कहे साहब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो क्या बोलोगे? अब एक बच्चा मुझसे कहता है सर आप कहते हो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? 2 था तो टकराए, समझ में आए, एक क्या सर पटक के रह जाए? एक कैसे टकराएगा सर? एक टकराता नहीं है, एक होता है डिकम्पोज। क्या होता है? तो जब भी कभी एक मॉलिक्यूल होगा यानी सिंगल होगा, उसे डिकम्पोजिशन वर्ड बोला जाता है। तो कोलिजन थ्योरी में डिकम्पोजिशन को भी वैलिड माना गया है, मतलब एक टकराता नहीं, एक को क्या बोलोगे? डिकम्पोजिशन। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1। इसे हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? और साइड में लिख देना बादल बना के, सिंगल मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, टकराता नहीं है। सिंगल मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, चलेगा? बोलो बेटा चलेगा? एक पॉइंट और, सर ने क्या बोला कि जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन और ओनली फॉर एलिमेंट्री। यानी ये जो कंसेप्ट है इसका रिलेवेंस केवल एलिमेंट्री रिएक्शन में ही है, इसका रिलेवेंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जो मैं कुछ देर में आपको फील कराता हूं। फिलहाल अगर, क्या बोला? कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, कोई रिएक्शन कुल कितने मॉलिक्यूल, यही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। क्या मैं कह दूं जो स्टोइशियोमेट्री होगा, जो स्टोइशियोमेट्री उसका जो समेशन होगा वही मॉलिक्यूलरिटी होगा? हाँ एलिमेंट्री है ना, लिखा है ना बगल में। आओ जरा बोर्ड पे, जो स्टोइशियोमेट्री का समेशन है, बोर्ड पे पूरी क्लास, जो स्टोइशियोमेट्री का वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। भाई आप कैसे कहोगे कितने मॉलिक्यूल टकराए? स्टोइशियोमेट्री तो बताओगे ना। आप क्या बोल रहे हो? यहां से एक गया, यहां से, पक्का? अब सोच समझ के जवाब देना। क्या 2 मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है? क्या एक हो? क्या 0 हो सकती है? 0 टकराया, 4.25 टकराया, 4.5। क्या मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 0? मॉलिक्यूलरिटी कैन बी फ्रैक्शन। -2 टकराया, molecularity cannot be 0, cannot be fraction, cannot be negative. Molecularity will only and only be positive integral values. Yes or no? Next point लिखिएगा स्टार बना के molecularity. Next point लिखिएगा स्टार बना के molecularity. Molecularity will never be 0. Molecularity will never be 0. Fractional molecularity will never be 0. Fractional and मॉलिक्यूलरिटी ना कभी 0 होगा, ना कभी फ्रैक्शन होगा, ना कभी, चलेगा? बहुत सारी बातें हैं, करते हैं नेक्स्ट क्लास में, वरना ये फ्लो फिर आएगा नहीं। फ्लो में आता है तो पॉइंट कनेक्ट होते हैं, राइट? फिर वो आप भूल जाओगे, कल फिर सब ऐसे भूले भूले बैठे रहोगे। हाँ नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख ले भाई। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क नंबर 1, घर जाएंगे सबसे पहले, नहीं बेटा पहले रिवाइज करेंगे, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। दूसरा ईएलपी नंबर, मुझे धुंधली धुंधली से यादें हैं, चेक कर लेना। ईएलपी नंबर 1 to 5 है शायद, देख लेना। और एक्सरसाइज 1 करना है 1 to 37।
इतना होमवर्क आज आपको करना है। बीच में 4-5 सवाल मिक्सअप है, डोंट वरी, वो जब टॉपिक होगा तो वो भी बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।